Hello guys, welcome back on Civil Service Point YouTube channel. So guys, today's session is the news today. आज और पिछले दिन के जो करंट अभी इश्यूज हैं उसको यहाँ पे लेकर आया हूँ. गाइज ये सेशन डेली बेसिस पे रहता है, डेली करंट अफेयर बेसिस पे रहता है. ठीक है. तो अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम के व्यू से, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से ये जो न्यूज़ हैं, ये जो करंट अफेयर डिस्कशन है, ये रिलेवेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए. अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं. ठीक है. सो गाइज, आज का जो पहला टॉपिक है, वस्त्र मंत्रालय ने संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के अंतर्गत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया. ठीक है. इसको शॉर्ट फॉर्म में एटप्स भी कहा जाता है, अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस फंड स्कीम. ठीक है. एटप्स के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के कारण लंबित रह गए सत्यापन के मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं. ठीक है. सब्सिडी का दावा करने के लिए मशीनरी की स्थापना एवं चालन के उपरांत भौतिक सत्यापन हेतु समय सीमा का विस्तार किया गया है. ठीक है. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई और गैर एमएसएमई दोनों के लिए न्यूनतम ऋण चुकौती अवधि को 5 वर्ष से संशोधित कर 3 वर्ष किया गया है. ठीक है. ईटप्स के बारे में जान लेते हैं. यह एक क्रेडिट लिंक्ड केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. यह वस्त्र मूल्य श्रृंखला के रोजगार और प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्रों में निवेश के लिए एक मुफ्त पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है. इकाइयों संस्थाओं को सब्सिडी नोडल वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है. गाइज, आप इसको प्लीज़ माइंड करना. ये जो एटप्स हैं, इसके अंतर्गत जो एमएसएमई हैं, ठीक है, इनको जो सब्सिडी दिया जाता है वो नोडल वित्त एजेंसियों द्वारा दिया जाता है. ठीक है. न कि राज्य के माध्यम से. क्लियर. तो यहाँ पे बातें कोट की गई हैं, तो प्लीज़ आप इसको माइंड करना कि इनको जो भी सब्सिडी दी जाती है, जो भी छूट दिया जाता है, इनको केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है. इनके द्वारा जो इसको कंट्रोल करने के लिए नोडल एजेंसियां बनाई गई हैं, उनके द्वारा दिया जाता है, न कि राज्य सरकार के द्वारा. ठीक है. देश में यहाँ पे जो एमएसएमई है गाइज, इसका भारत के जीडीपी में 29% का योगदान है. ये आप प्लीज़ नोट कर लेना कहीं पे कि 29% का जीडीपी में योगदान है भारत के. ठीक है. देश में व्यवसाय करने में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. और ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो रैंकिंग आती है, उसको फिलहाल 2 से 3 वर्ष के लिए रोका गया है. उसमें भारत भी शामिल है. भारत का भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग अभी नहीं दिया जाए. एक्चुअली कुछ ऐसे देश हैं जिनको ये पाया गया है कि वो अपने जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, वो काफ़ी अच्छा सबमिट करते हैं, जिसमें कि बहुत चीज़ें पाई गई हैं गलत, जो कि नहीं है, वो दिखाए हैं कि अच्छा है हमारे पास. तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो वर्ल्ड रैंकिंग आती थी, उसको भी रोका गया है 2 से 3 वर्ष के लिए. फिलहाल ये जो भारत का अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको ही बात यहाँ पे की गई है. तो प्लीज़, ये वर्ल्ड रैंकिंग का नहीं है, ये भारत का अंतर्देशीय है. क्लियर. को बढ़ावा देना है. मेक इन इंडिया जो गाइस है, इसको देख लेना. ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया. ठीक है. और विनिर्माण में शून्य प्रभाव और शून्य दोष, जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट के माध्यम से सामान्य रोजगार एवं निर्यात को बढ़ावा देना है. क्लियर हो गया. वस्त्र मशीनरी के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश को बढ़ाना है. क्लियर. ये जो संशोधन किया गया है, इनका मेन पर्पज़ ये रहा. ये तो मैंने बता दिया. एमएसएमई का इसमें सहयोग है पूरा का पूरा. नोडल एजेंसी इनको सब्सिडी देती है, न कि राज्य सरकार देती है. तो ये 2-3 पॉइंट है, इसको प्लीज़ माइंड कर लेना. ठीक है. मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ. 1 2 3. ठीक है. ये 4. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं पैरा. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैंग ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से विगत 5 वर्षों में पुनर्पूंजीकरण रिकैपिटलाइजेशंस
रिकैपिटलाइजेशंस उपरांत बैंकों की स्थिति के बारे में सूचना की मांग की है। ठीक है गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही कम समय में हम कैंग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सो गाइज हमारे संविधान में कैग के जो जुड़े आर्टिकल हैं वो 148 से 151 आर्टिकल हैं। ठीक है, क्लियर। 148 से 151 है। जो आर्टिकल 148 है वो कैग ऑफ इंडिया, क्लियर। इंक चेंज कर लेते हैं गाइज, यस। जो आर्टिकल 149 है वो ड्यूटी एंड पावर ऑफ द कैंग। ठीक है, क्लियर। जो आर्टिकल 150 है वह फॉर्म्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, क्लियर। जो आर्टिकल 151 है 151 वो ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर गाइस। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन है, वो है आर्टिकल 148। ठीक है, कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, ये तो इनके पार्ट हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है 148। क्लियर गाइस। सो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है, क्या इन्होंने डिमांड किया है। यस, यह इस तथ्य को संदर्भित करता है कि क्या पुनर्पूंजीकरण के भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, ओके, को दिए गए धन का सही उपयोग किया गया अथवा नहीं। ठीक है, इसे निजीकरण से पूर्व इन बैंकों के वास्तविक मूल्य को आकार देने और पुनर्पूंजीकरण के रूप में मानकों के एकरूपता लाने की दिशा में प्रथम कदम के रूप में देखा जाता है। 2015-16 और वर्ष 2019-20 की अवधि के मध्य केंद्र ने इन सरकारी बैंकों में 3.53 ट्रिलियन रुपए अंतर्वेशित किए थे। ठीक है, इससे पूर्व कैंग ने यह भी अनुशंसा की थी कि पूंजी अंतर्वेशन की उद्दिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में एक प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। ठीक है, सो गाइज इनका ये रिपोर्ट का पर्पज़ है कि क्यों मांगे हैं, ये क्या है, इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि हमने कैंग देख लिया कि कैंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि सो वन मिनट गाइस, यस, जो आर्टिकल हमारा कैंग से जुड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 148 कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। आप इसको माइंड करना। ठीक है, सो बस इन्होंने एक बैलेंस शीट के रूप में उनसे चीज़ें मांगी हैं, बाकी इसमें कुछ कुछ वैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार 3 राज्यों में 4000 से अधिक वामपंथी उग्रवादियों, ठीक है, ने आत्मसमर्पण किया है। ओके गाइज, 4000 से अधिक वामपंथियों ने, और क्या है इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है LWE, ठीक है, तो इसका होता है लेफ्ट विंग, ओके, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। सो
आगे देखते हैं इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की व्यू से तो उस पर बात कर लेते हैं। यह सूचना के अधिकार यानी आरटीआई आवेदन में प्रत्युत्तर में गृह मंत्रालय ने विवरण दिया कि वर्ष 2014 और 20 के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में 4122 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे के पर्पज़ से काफ़ी ठीक है, या सोशल जो हमारा सोशियोलॉजी के पार्ट होते हैं जीएस फर्स्ट में, उसमें थोड़ा सा काम कर सकता है। ठीक है, जहाँ तक सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ का मामला है, तो इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ सर्वाधिक प्रभावित रहा है। ठीक है, विगत 6 वर्षों के दौरान इन क्षेत्र में वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों में लगातार गिरावट आई है। ठीक है, वर्ष 2019 से 61 जिलों में से मात्र 46 जिलों में वामपंथी उग्रवादी यानी जो लेफ्ट विंग हैं कि खतरे का आशंका विद्यमान है। तो गाइज ये जो इतना पार्ट है ये हमारे मेंस के पर्पस से है, वहाँ के लिए कंटेंट है। ठीक है, अगर इसको डालो मतलब काफ़ी प्रभावी, क्योंकि आरटीआई के अनुसार ही बातें कही गई हैं। आरटीआई में गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है आरटीआई के माध्यम से, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। खैर इसमें से कोई हमारा एग्ज़ाम की व्यू से चीज़ें नहीं हैं। ओके, सो यस नेक्स्ट देखते हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय की समितियों ने सामुदायिक वन व अधिवास संबंधी अधिकारों के लिए नए दिशा निर्देशों का प्रारूप तैयार किया है। ठीक है, इन दिशा निर्देशों का प्रारूप फरवरी 2020 में जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा गठित 2 समितियों यथा सामुदायिक वन अधिकारों CFR के प्रबंधन पर समिति और अधिवास संबंधी अधिकारों हैबिटेट राइट पर समिति द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, सो ओके क्लियर। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत CFR ग्राम सभाओं को अपने वनों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु सशक्त बनाना। गाइस ये लाइन थोड़ा सा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, ठीक है, अधिनियम 2006 के तहत क्लियर सामुदायिक वन अधिकारों के लिए ग्राम सभाओं को अपने वनों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु सशक्त बनाता है। 2006 वाला जो अधिनियम है। ठीक है, अब इसको प्लीज़ माइंड रखना। बाकी यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्टिव के पर्पज से है, बाकी कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सुर्खियाँ इसको देख लेते हैं। इनर लाइन परमिट ILP वस्तुतः एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। यह दस्तावेज संबंधित राज्य सरकार द्वारा एक संरक्षित क्षेत्र में किसी भारतीय नागरिक को यात्रा की अनुमति देने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, ILP सीमित अवधि के लिए होता है। यह किसी संरक्षित क्षेत्र वाले राज्यों से असंबद्ध नागरिकों के लिए उस क्षेत्र में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, इसका मूल प्रयोजन ILP राज्यों में अन्य भारतीय नागरिकों के अधिवास को अवरुद्ध करना है। ठीक है, ताकि स्थानीय आबादी तथा उनकी भूमि, रोजगार, अन्य सुविधाओं तक पहुंच को उनके लिए संरक्षित किया जा सके। वर्तमान में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड IPL के अंतर्गत
सॉरी आईएलपी के अंतर्गत आते हैं। गाइज ये जो आईएलपी परमिट है, जैसे जो हमारे आदिवासी समुदाय हैं उनकी संस्कृति उनके लिए एक प्रकार से उनको दैवी शक्ति का उनका मतलब प्रारूप है कि हमारी संस्कृति हमारे लिए है, हमारी संस्कृति हमें इस दुनिया में लाई है। हमारी संस्कृति मतलब वो अपना इतना ज़्यादा संस्कृति से अपने जुड़े हैं, अपने देसीपन से इतना ज़्यादा जुड़े हैं कि सरकार उनके संस्कृति उनके विविधता को बनाए रखने के लिए उनमें ज़्यादा मतलब हानि उनको ना हो, उनकी संस्कृति बची रहे, उनका हेरिटेज उनके हिसाब से चले, तो उसके लिए परमिट होता है कि आप उन यहाँ पर बिना परमिशंस के वहाँ पर नहीं जा सकते, उन समुदायों के बीच में आप नहीं रह सकते। ठीक है, सो उनके संरक्षण के लिए पूरा का पूरा ये उपाय है। तो बस आप आईएलपी से इतना जानिए कि एक संरक्षित क्षेत्र को बचाए रखने के लिए आईएलपी लागू किया गया है, ताकि जो भी व्यक्ति वहाँ पे जाए वो सूचित व्यक्ति हो, सूचना के अंतर्गत व्यक्ति हो, ताकि वो जाए तो उसका ये भी पता रहे कि वो कितने दिन के लिए जा रहा है। ठीक है, ताकि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको कोई हानि न पहुँचे आपको पा करके, उनके कल्चर को, उनके हेरिटेज को। ठीक है, ओके। भारतवर्ष 2025 तक ब्रिटेन को प्रतिस्थापित करके पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ओके, ब्रिटेन स्थित एक थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत क्रमशः 2025 में ब्रिटेन जो कि भी पाँचवीं, वर्ष 2027 में जर्मनी चौथी, वर्ष 2030 में जापान तीसरी को प्रतिस्थापित करके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, 2025 में ब्रिटेन को पछाड़ेगा और पांचवा बनेगा, 2027 में जर्मनी को पछाड़ेगा और चौथा बनेगा, 2030 में जापान को पछाड़ेगा और तीसरा बनेगा। ठीक है, इस तरह से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में भारत ब्रिटेन को प्रतिस्थापित करके विश्व का पांचवा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। 2019 में भारत ब्रिटेन को प्रतिस्थापित करके विश्व का पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया था, परंतु इस वर्ष 2020 में भारत पुनः छठे स्थान पर आ गया है। गाइज ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, प्लीज़ आप इसको कहीं पे नोट कर लेना कि ब्रिटेन को पछाड़ के भारत 2019 में पाँचवें पे आ गया था। ठीक है, लेकिन परंतु इस वर्ष 2020 में भारत पुनः छठवें स्थान पे आ गया है। ठीक है, कोरोना का इसमें योगदान काफ़ी रहा है, तो भारत हम फिर से छठवां है अर्थव्यवस्था के मामले में, पाँचवां था छठवां है, 2025 में पाँचवां बनेगा। ठीक है, और 2030 में तीसरा बनेगा। क्लियर। ई संपदा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। ओके, इसको देखते हैं। इसे सुशासन दिवस 25 दिसंबर के अवसर पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। गाइस मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ई संपदा 1 लाख से अधिक सरकारी रिहायशी आवासों के आवंटन, सरकारी संगठनों हेतु कार्यालय के स्थान के आवंटन आदि सहित सभी सेवाओं के लिए एकल मंच सिंगल विंडो की सुविधा प्रदान करता है। ई संपदा को प्रक्रियाओं को सरल बनाने और संपूर्ण देश में प्रणाली एवं एकरूपता लाने के लिए विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह परिसंपत्तियों के उपयोग और सेवा के वितरण पर रियल टाइम जानकारी के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुविधा भी प्रदान करता है। सो गाइज ई संपदा वेब पोर्टल जो है, क्लियर, वह आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, 25 दिसंबर सुशासन दिवस, इसको आप प्लीज़ नोट कर लेना, सुशासन दिवस 25 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर घरेलू दुर्व्यवहार का सामना करने वाले कर्मचारियों की सहायता करेगी। ठीक है, इंडिया इंक के लिए पहली बार हिंदुस्तान यूनिलीवर
ने स्टाफ के उन सदस्यों को सुरक्षा और राहत प्रदान करने के लिए एक नीति निर्मित की है जो कार्यालय से बाहर भावनात्मक तथा शारीरिक शोषण के सामना कर रहे हैं। ओके, यह नीति महिला एवं पुरुष दोनों के लिए, दोनों और सभी हिंदुस्तान यूनिलीवर कर्मचारियों के लिए लागू होगा। ठीक है, इस नीति के महत्व, यह नीति कार्यालय के बाहर और व्यक्तिगत एवं घरेलू जीवन में भी कर्मचारियों के कल्याण के लिए नियोक्ता की जिम्मेदारी का विस्तार करती है। ज्ञातव्य है कि लॉकडाउन के पश्चात से घरेलू हिंसा की शिकायतों में उल्लेख में वृद्धि हुई है। ठीक है गाइस, तो ये ऐसा आ सकता है कि ऐसी कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो कि भावनात्मक और शारीरिक शोषण को सामना करने वालों को सहायता देगा, जो भी इस तरह से। तो यू आप याद रखना कि हिंदुस्तान यूनियन लीवर। ठीक है, क्लियर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया। ओके, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना, ठीक है, आरंभ किया है। यह योजना बीमा सुविधा के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ मिलकर संचालित होगा। साथ ही संपूर्ण देश में पोर्टेबल भी होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित सबसे बड़ी बीमा योजना है। गाइज, यहाँ पर एक डाउट क्लियर आप कर लेना कि यह पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ओके, यह योजना द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए परिकल्पित किया गया है। इस योजना के 2 प्रमुख स्तंभ हैं, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, मोनपा हस्त निर्मित कागज, इसको देख लेते हैं। मोनपा हस्त निर्मित कागज खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 1000 वर्ष प्राचीन विरासत कला को पुनर्जीवित करने के लिए मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई को शुरुआत किया गया है। ठीक है गाइस, एग्जाम की व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको माइंड करना। मोनपा हस्त निर्मित कागज कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 1000 वर्ष प्राचीन विरासत कला को पुनर्जीवित करने के लिए मोनपा हस्तनिर्मित कागज। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से इसका लिंक है। ठीक है, क्लियर। ओके, ये हस्त निर्मित कागज है, इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है ना। पोम्पेई, ओके, पोम्पेई क्या है? हाल ही में शोधकर्ताओं ने रोमन साम्राज्य के पोम्पेई शहर में ये पोम्पेई एक शहर है, ठीक है, में एक गर्म पेय पदार्थों के काउंटर स्टॉल की खोज की है। पोम्पेई इटली में सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। ये इटली का एक शहर है जो कि रोमन साम्राज्य से संबंध रखता है। पोम्पेई रोमन साम्राज्य से संबंध रखता है, जिसकी अवस्थिति इस समय इटली में है। मतलब इटली में रोमन साम्राज्य से संबंधित एक ये शहर है। क्लियर। यह नेपल्स की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह शहर 2000 वर्ष से अधिक 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस के विस्फोट के उपरांत ज्वालामुखी की राख से पूर्णतया दब गया था। ओके, सो गाइज इतना रखना कि जो पोम्पेई है इसका संबंध रोमन साम्राज्य के पोम्पेई शहर से रहा है। ठीक है, जिसकी अवस्थिति इटली में सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। ठीक है, गलीली सागर, ओके, इसको देख लेते हैं। गलीली सागर इजराइल के लिए ताजे जल का मुख्य स्रोत है। इसे टाइबेरियस
झील या लेक किन्नरेट भी कहा जाता है। यह झील अधिकृत गोलन हाइट्स और गलीली क्षेत्र के बीच उत्तरी इजराइल में अवस्थित है। इस झील का मुख्य स्रोत जॉर्डन नदी है। इसके उपरांत यह नदी एक झील से निकलकर मृत सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, जो गलीली सागर है ये गाइस ताजे जल का मुख्य स्रोत है, जो कि इजराइल के लिए ताजे जल का स्रोत है। ठीक है, और यह झील गोलन हाइट्स और गलीली क्षेत्र के बीच उत्तरी इजराइल में अवस्थित है। क्लियर, इसकी अवस्थिति उत्तरी इजराइल के अवस्थित है। इस झील का मुख्य स्रोत जॉर्डन नदी है। ठीक है, गलीली सागर को पानी कौन देता है, कहाँ से आता है, तो वह है जॉर्डन नदी। ठीक है, इसके उपरांत यह नदी इस झील में से निकलकर मृत सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है गाइज, जॉर्डन नदी स्रोत है इसका, और इसका अंत कहाँ पर है, वह है मृत सागर। क्लियर। सो गाइज, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो आप प्लीज़ अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, अपडेट को पाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।